एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी ने सुना होगा कि जो प्रदूषण है वो हम सभी के लिए हानिकारक है। इससे श्वास लेने में दिक्कत महसूस होती है, साथ ही साथ हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और साथ ही साथ जो जीव जंतु हैं उनके एक्सटेंशन का कारण भी बन रहा है, यानी कि वो खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण स्टडी हुई है जिसमें ये रिवील किया गया है कि ये आपका जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये आपके प्रदूषण के प्रकार हैं। 3 प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। इसके बाद और भी आपके प्रदूषण आ जाते हैं टाइप ऑफ, जैसे कि अभी ये जो फोन है ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण टाइप का चीज हो जाएगा, तो वो तो एक अलग बात है। अब इन तीनों में से जो आपका ध्वनि प्रदूषण है और जो वायु प्रदूषण है, ये दोनों ही महिला और पुरुषों में नपुंसकता और बांझपन का कारण बनते जा रहे हैं। इस प्रदूषण की वजह से धीरे धीरे जो पुरुष हैं उनमें नपुंसकता बढ़ रही है, चाहे वो इंडिया की बात की जाए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए। तो ऐसा स्टडी में पाया गया है कि वायु प्रदूषण पुरुषों के लिए ज़्यादा हानिकारक है, इसकी वजह से उनमें नपुंसकता बढ़ रही है, और जो ध्वनि प्रदूषण है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा हानिकारक है, इससे महिलाओं में बांझपन बढ़ता जा रहा है। अब शोर कैसा, अब 1-2 दिन में रहने से तो ये होगा नहीं। बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति 5 साल तक इस तरीके की स्थितियों में रहता है तो उसके मां बनने के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं, और सेम ऐसा पुरुषों के साथ भी है। ठीक है, चलो अब इस स्टडी को हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे जानने योग्य हो जाते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलो आते हैं न्यूज पर, क्या कह रही है हमारी न्यूज। अध्ययन में पाया गया है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण पुरुषों और महिलाओं में बांझपन का प्रमुख कारण है। अब ये कहां पर स्टडी हुई थी, तो डेनमार्क में ये स्टडी की गई और अध्ययन किया गया और पाया गया कि जो अलग अलग तरीके के प्रदूषण हैं वो पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरह से प्रभावित कर रहे हैं। जहां वायु प्रदूषण पुरुषों में बांझपन के जोखिम को बढ़ाता है, वहीं ध्वनि प्रदूषण महिलाओं में बांझपन के जोखिम को बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अध्ययन में आखिर क्या कहा गया है। तो बीएमजे में प्रकाशित अध्ययन में 30 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के लगभग 5,26,056 पुरुषों को लिया गया, और वहीं महिलाएं कितनी थी, तो 3,77,850 महिलाओं पर यह शोध किया गया, इनका डेटाबेस तैयार किया गया। ठीक है, तो इतनी महिलाओं और पुरुषों पर शोध हुआ जिनमें 2 से कम बच्चे थे, और लोग किनको किनको लिए गए, यानी कि जिनके बच्चे 2 से कम थे उनको लिया गया, जो एक साथ रह रहे हैं, काफी टाइम से लिव इन में हैं, विवाहित हैं, तो उनको लिया गया, या फिर 2000 और 2017 के बीच नार्डिक देशों में रह रहे हैं उनको लिया गया। यहाँ पर किसी भी ऐसे इंसान को नहीं लिया गया जिसने अपनी नसबंदी करवाई है या फिर जिन्होंने किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लिया है, सिर्फ नॉर्मल पर्सन्स को यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, अध्ययन में कहा गया कि औसतन 5 वर्षों तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले पुरुषों में बांझपन का खतरा अधिक हो जाता है, जो मानव स्वास्थ्य पर सूक्ष्म कणों के प्रभावों के बारे में साक्ष्य को और पुष्ट कर देता है। आप सभी जानते हो पोल्यूशन में कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, ये पुरुषों के लिए भी अच्छे नहीं हैं और महिलाओं के लिए भी नहीं है। 35 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं में बांझपन का सवाल है ध्वनि प्रदूषण, जो कि इसका मुख्य कारण बनता जा रहा है। 5 वर्ष तक यदि कोई महिला सड़क यातायात के उच्च औसतन शोर के संपर्क में रहती है तो 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में बांझपन का खतरा 14% तक बढ़ जाता है। तो एज यहाँ पर डिफाइन की गई है 35 प्लस होनी चाहिए। वैसे भी 30 के बाद जो होता है महिलाओं में जो फर्टिलिटी रेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सेम ऐसे ही पुरुषों की बात की जाए तो माना जाता है शायद 40 के आसपास। तो वही बताया जा रहा है कि 30 से 35 वर्ष के बीच शोर बांझपन में कोई संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन 35 से जैसे ही आप ऊपर होते हो आपको ये चीजें दिखाई देनी महसूस हो जाएंगी। पुरुषों में सड़क यातायात का शोर 37 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में बांझपन के जोखिम में मामूली वृद्धि से जुड़ा था, लेकिन 30 से 37 के आयु वर्ग में ऐसा नहीं था। ठीक है, अध्ययन में कहा गया है कि सड़क यातायात का शोर 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं, संभवतः जो 37 एज की हैं, पुरुषों में बांझपन के निदान उच्च जोखिम से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्राइटेरिया बताया गया है कि 35 उम्र से अधिक, संभवतः 37 की एज के आसपास की बात की जा रही है, जहां पर ये बांझपन की जो चीजें हैं वो ज्यादा देखी जा रही हैं। आगे आ जाते हैं। 18 साल की अवधि के दौरान टोटल 16,172 और 22,672 महिलाओं में बांझपन का निदान किया गया है। 5 सालों में औसतन 2.9 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर अधिक PM 2.5 के स्तर के संपर्क में आने से आपको बांझपन 24% तक बढ़ जाएगा। ठीक है। अध्ययन में बताया गया है चूंकि कई पश्चिम देश जन्म दर में गिरावट है और पहले बच्चे के जन्म के समय मात्र आयु में वृद्धि का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा ट्रेंड हो गया है वो हो गया है बहुत लेट में शादी करना। अब जो महिलाएं हैं वो 30 की उम्र में शादी ही कर रही हैं, तो यदि वो प्लानिंग भी करते हैं अपने फैमिली प्लानिंग, तो वो आपका 32, 34, 35 तक जाता है। अब जब वो इस तरीके के माहौल में रह रही हैं, वर्किंग है, तो उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। अब लोग IVF की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आप देखिए ये कल्चर बिल्ड होता जा रहा है। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, जनरली स्टडी कहती हूँ, और आप अपने आसपास भी देख सकते हो, आपने अपनी फैमिली में देखा होगा। एज अ वुमेन एंड जो आप देखोगे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि मुझे अपना अभी करियर बनाना है, विच इज़ वेरी गुड, अच्छी चीज़ है, हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। तो इसी बीच कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में घटित होती रहती है, जिनको हम नहीं देख पाते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, इन सारी चीज़ों में बहुत ही एक गलत इफेक्ट डालती हैं। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया कि जैसे ही उस एज से आप बढ़ते हो, आप में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे घट जाएंगी और उसमें प्रदूषण आपका एक महत्वपूर्ण कारण ज़रूर होगा। ठीक है। तो ये बात रही कि क्या चीज़ें थी वो मैंने बताया। अब जैसे पुरुषों की बात की जाए तो ऑफकोर्स पुरुष क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम तक बाहर रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके और भी फैक्टर्स हैं, कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसीलिए प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले पर्यावरण प्रदूषकों के बारे में जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भविष्य के अध्ययन में हमारे परिणामों की पुष्टि होती है तो इससे पता चलता है कि वायु प्रदूषण और ध्वनि शमन का राजनीतिक क्रियान्वयन पश्चिमी दुनिया में जन्म के दर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण यहां पर हो सकता है। बांझपन क्या होता है? तो बांझपन में नियमित असुरक्षित यौन संबंध के कम से कम 1 साल बाद गर्भावस्था धारण की कमी के रूप में इसको परिभाषित किया गया है कि यदि 1 साल तक कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, देन उसके बाद देखा जाता है कि शायद इसमें ये रेट बढ़ सकता है या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। प्रदूषण के अलावा बांझपन तंबाकू, शराब के सेवन, यौन संचारित संक्रमण और विभिन्न पुरानी स्थितियों और बीमारियों, मोटापे तथा गंभीर रूप से कम वजन से जुड़ा हुआ है। तो यदि इस तरीके का कोई भी व्यक्ति में ये सारी चीजें देखी जाती हैं तो उसमें बांझपन की समस्या हो सकती है। अब इस पर WHO का क्या कहना है? WHO के अनुसार पर्यावरणीय शोर के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव बहुत ही चिंताजनक है। चिंता का विषय बताते हुए उन्होंने बोला कि जिनमें हृदय रोग संबंधी संज्ञानात्मक हानि और नींद में व्यवधान और टेटनस शामिल हो जाता है। हालांकि अध्ययन में ये अध्ययन जो है वो अवलोकनात्मक है, लेकिन फिर भी यदि कोई अपनी प्रजनन क्षमता को लेकर के चिंतित है तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकता है और उनसे बातचीत कर सकता है। अब पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो कहाँ पर सबसे कम प्रजनन दर है ये समझ लेते हैं। सबसे प्रजनन जो दर कम पाई गई है वो पाई गई है आपके ताइवान में। इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, सेकेंड, हाँ, इसके बाद आ जाता है आपको कौन सा, दक्षिण कोरिया। इसके बाद आता है सिंगापुर, यूक्रेन, हांगकांग, मकाऊ, इटली, प्यूर्टो रिको, मोल्डाविया और स्पेन। यहाँ पर सबसे कम प्रजनन दर देखी गई है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा प्रजनन दर कहाँ पर है। सबसे ज्यादा प्रजनन दर है नाइजीरिया के लोगों के जो जीन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। नाइजर, अंगोला, DR कांगो, वेथे, बेनिन, युगांडा, सोमालिया, दक्षिण सूडान और बुसुंदी। तो यहाँ पर आपकी जो प्रजनन दर है वो सबसे ज्यादा है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि अध्ययन में क्या कहा गया है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी आपकी कोई राय है तो अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।